नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 नवंबर सन 2025। आज विश्व निमोनिया दिवस है। यह दिन दुनिया भर में निमोनिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान में भावुक हुए PM नरेंद्र मोदी, कहा भारी मन से यहां आया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन भर्तियों पर मिलेगा छूट का लाभ। हरियाणा SSC ने मांगा ग्रुप C के खाली पदों का ब्यौरा, 15 नवंबर तक मांग पत्र करना होगा अपलोड। हरियाणा में बेसहारा बच्चों को मिलेगी 1850 रुपये प्रति महीना पेंशन, इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। मनीषा मौत मिस्ट्री पर पंचायत में फैसला, 3 महीने बाद भी न्याय का इंतजार। भिवानी में 30 नवंबर से गांव में भूख हड़ताल की चेतावनी। हरियाणा में टैब रखने वाले स्टूडेंट्स को हर महीने मिलेगा 30 GB डेटा, जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। सरकारी नौकरी अपडेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 के लिए आवेदन टला, अब 17 नवंबर से करें अप्लाई, 31 जनवरी को है एग्जाम। और बिहार का एग्जिट पोल, 17 एजेंसियों की सर्वे में NDA सरकार 154 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत, तो महागठबंधन को 83 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। दिन में सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, तो वहीं रात को ठीक ठाक ठंड का एहसास भी हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से हरियाणा सहित उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ रही है। इसका ज्यादा असर आने वाले 2 दिनों में कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। प्रदेश में 2 दिन शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। इससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और रातें पहले से अधिक ठंडी रहेंगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि हरियाणा में आज यानी 12 नवंबर को शीतलहर चल सकती है। हरियाणा के अलावा चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली और यूपी में भी शीतलहर चल सकती है। वहीं 13 नवंबर से ठंड कुछ कम हो सकती है। हालांकि अगले सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भयावह कार ब्लास्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। इस आतंकी घटना के दूसरे दिन भी हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही। दिल्ली से सटे गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर समेत पूरे राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए अपने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और अधिकारियों को बिना अनुमति जिले से बाहर न जाने के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक DGP OP सिंह ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सक्रियता दिखाते हुए राज्य की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने लिखा कि दिल्ली की घटना को लेकर हरियाणा हाई अलर्ट पर है। लोगों से अनुरोध है कि शांत रहें। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखे तो तुरंत डायल 112 यानी 112 पर सूचित करें। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने इलाके में मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। वहीं रेवाड़ी पुलिस ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 56 स्थानों पर नाके लगाए हुए हैं और वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को टैब उपलब्ध करवाए गए हैं। इन टैब्स की मदद से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकते हैं। फिलहाल हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले 5 लाख विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है। इन विद्यार्थियों को मिले टैब में अब सिम कार्ड डालकर 30 GB डेटा प्रति माह दिया जाएगा। विशेष बात यह है कि ये डेटा रोल ओवर होगा। रोल ओवर का अर्थ होता है कि अगर एक दिन में आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो ये लैप्स नहीं होगा, पूरे 1 महीने में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ये योजना शुरू की गई थी तब रोजाना 2 GB डेटा विद्यार्थियों को मिलता था, मगर इस्तेमाल न करने पर यह हर दिन लैप्स हो जाता था। अब यह लैप्स नहीं होगा। इस शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को 3 महीने के लिए टैब से पढ़ाई का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। बता दें कि इन टैब में अप्रैल से सिम कार्ड बंद है। जब यह मामला CM नायब सिंह सैनी के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने इन टैब को शुरू करने के निर्देश जारी किए। योजना के तहत 5 लाख टैब स्टूडेंट्स के पास हैं। कुछ टैब टीचर्स इस्तेमाल भी करते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। दरअसल सरकार ने सरकारी नौकरियों में आयु सीमा को छूट को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा था। अब सरकार ने निर्णय लेते हुए हरियाणा के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के दौरान ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। नोटिफिकेशन के अनुसार अग्निवीरों को ग्रुप B और ग्रुप C श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच को विशेष राहत देते हुए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का भी फैसला किया गया था।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से ग्रुप सी के सरकारी पदों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET का आयोजन करवाया गया था। यह परीक्षा 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित करवाई गई थी। इस परीक्षा में राज्य भर के 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के आयोजन के बाद अब सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार है। जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को बता दें कि परीक्षा पास करने के लिए 50% और आरक्षित वर्ग को 40% अंक लाने होंगे। परीक्षा का परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जारी होने जा रहा है। परीक्षा में शामिल कैंडिडेट अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की मदद से रिजल्ट चेक कर पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा का परिणाम बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर इस बारे में बात करें कि यह परिणाम कब तक जारी हो सकता है, तो बता दें कि CET का रिजल्ट दिसंबर महीने के मध्य में जारी हो सकता है। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, आगे की प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से हरियाणा SSC की तरफ से शुरू की जाएगी। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत का मामला 91 दिन बीत जाने के बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। परिवार लगातार बेटे के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। अब मनीषा के पिता संजय ने CBI की धीमी जांच से नाराज होकर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। परिवार का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI क्या कार्रवाई कर रही है, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है। इस मामले में जाँच में तेजी लाने और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उनके गाँव में एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया। मनीषा के ढाणी लक्ष्मण गाँव में गुरुवार को एक बड़ी पंचायत हुई, जिसमें आसपास के कई गांव के लोग शामिल हुए। पंचायत में मनीषा के पिता संजय हाथ जोड़कर न्याय मांगते हुए दिखाई दिए। उन्होंने भारी मन से ग्रामीणों से गुहार लगाई कि उनकी बेटी को न्याय दिलाने में मदद करें। पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 30 नवंबर को गांव में एक सांकेतिक धरना दिया जाएगा। ये धरना केवल सांकेतिक नहीं होगा, बल्कि इसमें शामिल लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। मनीषा का परिवार भी इस आंदोलन में शामिल होगा। पंचायत में शामिल लोगों ने मांग की कि CBI को जांच में चल रही सभी अपडेट्स की पूरी जानकारी परिवार और जनता के सामने साझा करनी चाहिए। मनीषा के पिता संजय ने पंचायत में कहा कि यह पंचायत जांच में तेजी लाने के लिए बुलाई गई है। उनका दर्द छलका और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को न्याय दिलाया जाए। काफी समय हो गया है, लेकिन CBI भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। किसान नेता सुरेश कोथ ने भी पंचायत में सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को चाहिए कि वे CBI को कहकर जांच में तेजी लाए, ताकि जल्द से जल्द सच्चाई सबके सामने आ पाए। उन्होंने ही सरकार को चेतावनी देने के लिए एक दिन के सांकेतिक धरने का सुझाव दिया था। PM मोदी ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर कहा कि इस घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी 2 दिन के दौरे पर भूटान पहुंचे हैं। उन्होंने स्पीच देते हुए कहा कि ये यहाँ पर भारी मन से आए हैं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना से सभी के मन को दुखी कर दिया है। मोदी ने आगे कहा, इस साजिश के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। हमारी एजेंसियां इस साजिश के तह तक जाएंगी। PM नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुबह 10:30 बजे के करीब भूटान दौरे पर पहुंचे हैं। उनका मंगलवार को राजधानी थिम्पू में साल उठाकर स्वागत किया गया। PM मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ मीटिंग की। बैठक के दौरान दोनों देशों के अधिकारी भी मौजूद रहे। भूटान के राजमहल में PM नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। मोदी सोमवार को दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट को लेकर भावुक दिखाई दिए। मोदी ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दोषियों को सजा देने की बात भी कही। दरअसल सोमवार शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 के पास चलती कार में जोरदार धमाका हुआ। इसमें तकरीबन 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 24 घायल बताए गए हैं। भूटान के महामहिम नरेश ने थिम्पू के चांगलिमथांग स्टेडियम में हजारों भूटानी लोगों के साथ दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। PM मोदी ने भूटान की राजधानी थिम्पू में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए। भारत सरकार ने वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के लिए इन अवशेषों को भूटान को सद्भावना उपहार के तौर पर भेजा है। यह महोत्सव थिम्पू में 4 से 19 नवंबर 2025 तक चल रहा है, जो कि भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन पर केंद्रित है। हरियाणा सरकार ने राज्य के असहाय और बेसहारा बच्चों के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। इसके योग्य बच्चों को प्रत्येक महीना 1850 रुपए की दर से पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की आर्थिक मदद करना है जो किसी कारणवश अपने माता पिता या परिवार से वंचित हैं। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो बेसहारा होने का प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा में कम से कम 5 वर्ष का निवास प्रमाण पत्र जो कि फोटो युक्त वोटर कार्ड या फिर राशन कार्ड होना चाहिए। वहीं परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। यदि इनमें से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आवेदक 5 वर्ष से अधिक की रिहाइश की लिखित कॉपी प्रस्तुत कर सकता है। इच्छुक एवं योग्य आवेदक केंद्रों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर जाकर ये आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी जमा करवानी होगी।
हरियाणा के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त संस्थानों में ग्रुप सी व ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी को अनिवार्य किया गया है। इसके लिए प्रदेश में 26 व 27 जुलाई को ग्रुप सी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी आयोजित हुई थी। अभी तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हुआ है। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त संस्थानों में ग्रुप सी के पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। रिजल्ट घोषित करने की तैयारियों के बीच सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के पोर्टल पर 15 नवंबर तक मांग पत्र अपलोड कर दें। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के आदेश के अनुसार पूर्व अग्निवीरों के पदों को छोड़कर ग्रुप सी के सभी खाली पदों की नई भर्ती और वापस ली गई मांगों को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। इसे लेकर लेटर जारी किया गया है। जुलाई में आयोजित सीईटी में शामिल हुए लगभग 12.5 लाख युवाओं का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। सर्दियों के मौसम में धुंध और कोहरा बढ़ने की संभावना के चलते ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में श्री माता वैष्णो देवी कटरा और उधमपुर के बीच चलने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। रद्द ट्रेनों की सूची की बात करें तो गरीब रथ एक्सप्रेस जम्मू काठगोदाम, दुरंतो एक्सप्रेस दिल्ली सराय रोहिल्ला जम्मू, कालका श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, गाजीपुर सिटी SVDK एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली SVDK, तिरुपति जम्मू हमसफर एक्सप्रेस, अमृतसर SVDK वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सभी ट्रेनें अप्रैल 2026 तक पटरी से दूर रहेंगी। हरियाणा के हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को हवाई नेटवर्क में और अधिक मजबूत बनाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इस साल 25 अक्टूबर 2025 से लेकर 28 मार्च 2026 तक चलने वाली सर्दियों के सीजन में हिसार में उड़ानों की संख्या पहले से अधिक बढ़ाई जाएगी। हालांकि शेड्यूल 26 नवंबर को जारी होगा। नए शेड्यूल के जारी होने से हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रियों को अन्य शहरों के लिए भी सीधी उड़ान भरने को मिलेगी। इससे एयरलाइंस को नए रूट पर ऑपरेशन करने का भी मौका मिलेगा। नया विंटर सीजन 26 नवंबर से लागू होने जा रहा है। इसके तहत हिसार जयपुर, हिसार अयोध्या और हिसार दिल्ली फ्लाइट अब सप्ताह में 2 दिन चलाई जाएगी। वहीं हिसार चंडीगढ़ फ्लाइट अब 3 दिन उड़ान भरेगी। फिलहाल जम्मू और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू करने की योजना नहीं बनाई गई है। सोनीपत कोऑपरेटिव बैंक द्वारा क्लर्क कम कैशियर के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए व 1 साल का कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन भेजने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच रखी गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 17 नवम्बर है। वहीं सैलरी 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए पर मंथ मिलेगी। दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सफेद रंग की जिस हुंडई i20 कार में धमाका हुआ, उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में काले रंग का मास्क पहने एक शख्स पार्किंग एरिया में कार लेकर निकलता हुआ दिखाई दिया। सूत्रों के अनुसार कार में बैठे संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा पेशे से डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी से मेल खाता है। डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला है। डॉक्टर उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था। उस पर जैसे मोहम्मद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का आरोप है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि वह हरियाणा के फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। दिल्ली में धमाके से कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 डॉक्टरों सहित कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 2900 किलोग्राम विस्फोटक, एक असॉल्ट और एक AK-47 राइफल जब्त हुए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार उन्होंने जैश से जुड़े 4 डॉक्टरों की तलाश थी। इसमें डॉक्टर उमर भी शामिल था। दावा है कि 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उमर ने दिल्ली में आत्मघाती हमले को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक धमाके से पहले i20 कार पास की एक पार्किंग में तकरीबन 3 घंटे तक खड़ी थी। डॉक्टर उमर 3 घंटे तक कार में बैठा रहा। वह एक पल के लिए भी कार से बाहर नहीं निकला। वह या तो किसी का इंतजार कर रहा था या फिर पार्किंग में किसी निर्देश का इंतजार में था। शाम तकरीबन 6:52 पर i20 कार धीमी गति से चलते हुए आई और लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर उसमें धमाका हो गया। इसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 21 घायल बताए गए हैं। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर उमर अपने पास मौजूद विस्फोटकों को या तो सुरक्षित जगह ले जाने की फिराक में था या गिरफ्तारी के डर से उसने हमले को अंजाम दिया। हालांकि धमाके के समय वह कार में था या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पुलवामा में डॉक्टर उमर की मां का DNA सैंपल लिया गया है। मृतकों के DNA सैंपल से उसका मिलान किया जाएगा, जिससे पता चल सकेगा कि धमाके में मरने वाले लोगों में उमर था या नहीं। पुलिस डॉक्टर उमर की मां और उसके 2 भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT 2025 के लिए आवेदन की शुरुआती और आखिरी तारीख में बदलाव किया है। इसके साथ ही एग्जाम डेट भी जारी कर दी है। पहले इस भर्ती के लिए 10 नवंबर से आवेदन शुरू हुए थे। आवेदन की आखिरी तारीख पहले 9 दिसंबर 2025 थी। इस तारीख को अब आगे बढ़ा दिया गया है। आवेदन 17 नवंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर 2025 तक लिए जाएंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट AFCAT.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2026 को होगा। न्यूनतम एज 20 साल और अधिकतम एज 24 साल तय की गई है। सभी कैटेगरी के लिए 550 रुपए फीस देनी होगी। आवेदन 17 नवंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर 2025 तक लिए जाएंगे। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 336 अंक चढ़कर 83,871 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 121 अंकों की तेजी दिखाई दी और 25,695 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर्स ऊपर बंद हुए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा सहित कुल मिलाकर 8 शेयरों में 1% से लेकर 2.5% तक की तेजी दिखाई दी, तो वहीं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयरों में 7.4% और 6.3% तक की गिरावट रही। वहीं निफ्टी के 50 में से 40 शेयरों में तेजी रही। 10 ग्राम सोना 1688 रुपए बढ़कर 1,24,129 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 3,117 रुपए बढ़कर 1,54,760 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1,13,720 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।